ये खेल दीवानों का। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू। आप देख रहे हैं PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज़। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान रमशा कंवर और मेरे साथ रोजाना होते हैं मोहम्मद वसीम, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। और जो अगर सबसे पहले बात की जाए तो आज PSL में हम ये शो कर रहे हैं तो 2 दिन का अब ब्रेक आया है। 4 मार्च को मैचेस होंगे और अब अबू धाबी ये मैचेस शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहां पर क्या कंडीशंस होंगी और किस तरह के मैचेस होंगे हम उस पर बात करेंगे। और साथ साथ जरा पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डालेंगे कि कौन सी टीम कहां तक पहुंची, और मुल्तान सुल्तान के हारने के बाद और लाहौर कलंदर्स की भी बात होगी कि वो इस दफा कहां तक पहुंचे, कराची किंग्स के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हुई, तमाम टीमों का जिक्र होगा। तो सबसे पहले वसीम, 2 दिन का ब्रेक मिला है, मच नीडेड। जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो बॉलर्स हैं, 2 दिन वो सिर्फ अपनी टांगे दबाएंगे, जो मसाज वाले वहाँ पे हैं, साथ में उनके फिजियोज हैं। ऑब्वियसली नॉन स्टॉप क्रिकेट जा रही है, एवरीडे आपको मैचेस नज़र आ रहे हैं, 2 मैचेस रोज़ के हैं, बैक टू बैक मैचेस आपको टीमों के नज़र आए हैं। तो मच नीडेड ब्रेक टीमों के लिए भी, ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी, अंपायर्स के लिए भी, ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी, सबको ज़रूरी था ये ब्रेक। लेकिन अब डिफरेंट वेन्यू के ऊपर जा रहे हैं। अबू धाबी कम्प्लीटली आपको डिफरेंट एक ग्राउंड नज़र आएगा, साइज़ में काफ़ी बड़ा है। वैसे उसका कहा जाता है कि सही प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड है। लेट्स सी कि वहाँ पर अब बाउंड्री किस साइज़ की रखी जाती है। ग्राउंड तो बड़ा है, वहाँ पे काफ़ी जगह है बाउंड्री लगाने की, लेकिन T20 में हमने नॉर्मली देखा है कि बाउंड्री को अंदर ही लगाया जाता है। लेकिन मच नीडेड रेस्ट फॉर द प्लेयर्स। तो होपफुली जब 2 दिन बाद वापस आएंगे तो ज़रा फ्रेश होकर आएंगे, ज़रा बॉलर्स फिर तेज़ बॉलिंग करेंगे। तो ये अच्छा है कि अब जो नेक्स्ट स्पेल शुरू होगा उसके लिए सारे प्लेयर्स की जो एनर्जी वो सब रीस्टोर हो जाएगी, और जो इंजरीज हैं शायद उनमें भी थोड़ा सा बिल्कुल आपको मेंटली भी रेस्ट चाहिए होता है। तो बड़े इवेंट में आप देखते हैं 2 दिन का जो गैप होता है वेरी क्रूशल होता है। उसके बाद आपको जो टीम की परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट भी सम टाइम नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जरा उमर फारूक की तरफ बढ़ते हैं। उमर फारूक से अपडेट्स लेते हैं कि अब जो शिफ्ट हो रहा है अबू धाबी मैचेस, कौन कौन सी टीम्स मूव कर चुकी हैं। उमर ये बताइएगा, और साथ साथ जो रेस्ट मिलेगा उसके बाद कैप्टन्स क्या कह रहे हैं, क्या प्लानिंग होंगी, एक दूसरे की खासी जो टीम्स कॉम्बिनेशन है उसको समझ चुके होंगे, तो प्लान क्या कर रहे हैं अब, और वहां पर जो मैचेस होंगे उनकी क्या अपडेट्स है आपके पास? देखिए, अबू धाबी का भी अपना एक नेचर ऑफ कंडीशंस है उनकी अपनी, बिल्कुल चारों तरफ से स्टेडियम बिल्कुल ओपन है, हवा का जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। पिचेस वंस अगेन दुबई और अबू धाबी की पिचेस मोर और लेस सेम कंसिडर की जाती हैं कंपेयर टू शारजा। शारजा मोर लाइवली रहती है, वो हमने देखा, वहाँ पे रन बड़े बने हैं। अबू धाबी वंस अगेन आप देखेंगे फ्रेश पिचेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे जो 4 मैचेस होने हैं 2 दिनों में, उनकी पिचेस जो है वो बिल्कुल फ्रेश यूज़ होंगी। वहाँ पे मैचेस बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर वाली बात है, तो इसलिए वहाँ पे फ्रेश पिच में नॉर्मली रन ज़्यादा बनते हैं। नई पिच होती है, एक्सपेक्टेशन जो है वो आपकी किसी को नहीं पता क्या एक्सपेक्ट करना है इन पिचेस से, तो इससे रन ज़्यादा बनने की कोशिश उसमें होती है। बट अगेन बैट्समैन को रन्स करने पड़ते हैं, वहाँ पे मुश्किल होती है बिकॉज बॉलिंग ज़्यादा फ्रेंडली होती है, स्पिनर को ज़्यादा हेल्प करती है अबू धाबी की पिच। तो ओवरऑल कंडीशन में हमें चेंज ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन 2 मैचेस हैं पर डे, डबल हेडर है दुबई के बाद, तो अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तमाम टीमों का मैचेस जीतने हैं, आपको रूम बाकी बचा नहीं। जैसे मुल्तान बॉटम पे फिनिश कर रही है, पिछले साल से भी बॉटम में फिनिश ऑलमोस्ट किया था उन्होंने, अभी कंप्लीट नीचे चली, उनके 8 मैचेस खेले उन्होंने, उनके सिर्फ 4 पॉइंट है। तो वर्चुअली उनको हर मैच जीतना है इस टाइम। अगर वो नहीं जीतेंगे तो बॉटम पे ही फिनिश करेंगे। जो बाकी 3 टीमें उससे ऊपर टीमें हैं, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये इन तीनों का मुकाबला रहेगा कि वो क्या। तो उमर साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे जरा पॉइंट टेबल पर भी बात करूंगी, लेकिन वसीम सबसे पहले आपसे इस बारे में डिस्कशन करने जाऊंगी। जैसे उमर ये बात कह रहे हैं कि स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है वो वहाँ पे पिच, और हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे या लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, आपका क्या? देखिए, पिचेस डेफिनेटली वहाँ पे फ्रेश पिचेस होंगी, किसी को आइडिया नहीं होगा, लेकिन हमने पास में भी देखा है कि बिकॉज कि ये ओपन ग्राउंड है, चारों तरफ से हवा आती है, तो यहाँ बॉल एयर में स्विंग भी होता है। सो नॉट ओनली फॉर द स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स को भी एट टाइम्स वहाँ पे हेल्प मिलती है। लेकिन लेट्स सी कि वहाँ पे ड्यू फैक्टर आता है कि नहीं आता है, क्योंकि रात के मैचेस में हमने नॉर्मली वहाँ पे देखा है कि बॉल बेहतर आता है बैट के ऊपर जब थोड़ा सा बॉल गीला हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मौजूद होगी। अर्ली ऑन नया बॉल आपको यहाँ स्विंग भी नज़र आएगा, तो फास्ट बॉलर्स थोड़े से एक्साइटिंग होंगे कि वो हम जाके वहाँ पे दुबई में तो थोड़ी सी कम मार पड़ेगी और विकेट मिलेंगी। चले विकेट सब मिलेंगी तो ज़रा बॉलर्स के लिए भी ये कह दूँगा, क्योंकि शारजा की हमने जब बात की थी तो आपने यही कहा था कि बैट्समैन को वो सूट करेगी पिचेस। अब बहरहाल उमर की तरफ एक बार फिर बढ़ते हैं। उमर ये बताइएगा कि अब पॉइंट्स टेबल को देखते हुए क्या लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान के पास अभी भी कमबैक का ऑप्शन है या नहीं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी देन अगेन टॉपर मौजूद है?
देखिए एज यूजुअल जो हम देखते आ रहे हैं इस टाइम पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद जो है टॉप 3 टीम्स हैं और उन्हीं में से मोर और लेस हम बात करेंगे ऑन टेबल और जो परफॉर्मेंस वाइज देखें तो ये 2-3 टीमें हैं जो टॉप पे रहेंगी आगे जाकर। लेकिन वर्चुअली पूरा का पूरा पॉइंट टेबल ओपन है सिवाय कोयटा के ऑलमोस्ट तमाम टीमें जो हैं दे आर वाइड ओपन के। वो ऊपर की जो 3 टीमें हैं वो कौन सी टीम होंगी। जब लाहौर कराची की बात करें तो दोनों ने 7-7 मैचेस खेले और 6-6 पॉइंट है और इनको तमाम मैचेस जीतने हैं टॉप 2 में टॉप 3 में आने के लिए। इस्लामाबाद वंस अगेन वन ऑफ द टॉप टीम, फॉर्म वाइज बहुत अच्छी जा रही है लेकिन 8 मैचेस खेल चुके हैं इस टाइम, 8 पॉइंट है। लेकिन अगर उनके अगले 2 मैच वो हारते हैं और लाहौर कराची अपने अब तीनों मैच जीतते हैं तो वो एकदम ऊपर आ जाएंगे और इस्लामाबाद नीचे चली जाएगी, साइडिंग कर जाएगी, नंबर 4 पे या नंबर 5 पे फिनिश कर सकती है। तो अभी सिवाय कोयटा की तमाम टीमें जो हैं दे आर वाइड ओपन और उनका जो पॉइंट टेबल है कम्प्लीटली ओपन है, कोई भी टीम ऊपर आ सकती है। लेकिन जो फॉर्म वर्चुअली जब हम फॉर्म की बात करते हैं तो मोर और लेस काफ़ी सेकंड नज़र आ रहा है। लेकिन ऑन गिवन डे जो टीमें जो अच्छा करेंगी वो ठीक है। उमर फारूक आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। जरा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं कि कौन सी टीम कहां पर मौजूद है। सबसे पहले अगर बात की जाए पेशावर ज़ल्मी की तो इस वक्त उन्होंने अपने 7 मैचेस खेले हैं और जिसमें से वो 5 मैचेस जीत चुके हैं और उसके अलावा उन्होंने 2 मैचेस हारे हैं। उसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी 7 मैचेस खेले, उसमें से 5 जीते और 2 हार गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब तक 8 मैचेस खेले हैं और 4 जीते 4 हार गए। लाहौर कलंदर्स की अगर बात की जाए तो अब तक 7 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं और 4 मैचेस हारे। और यही सिचुएशन कराची किंग्स की भी है कि वो भी 3 मैचेस अपने जीत चुके हैं और 4 मैचेस हारे हैं। सबसे लास्टली मुल्तान सुल्तान मौजूद है जिन्होंने अपने 8 मैचेस खेले, सिर्फ 2 मैचेस जीते और 6 मैचेस अपने हार गए। तो मुल्तान सुल्तान से स्टार्ट करते हैं, अभी भी इनके पास चांस है। वसीम बिल्कुल, मतलब काफ़ी मुश्किल है अपने ये सारे मैचेस जीते हैं, वो टीम हारे वो जीते, इस तरह की सिचुएशन बन गई है। लेकिन पहली 2 टीमों के अलावा अगर आप देखते हैं टॉप पे जो आपको नजर आ रही है ग्लैडिएटर्स, उनके साथ ज़ालमी, बाकी सारी टीमों को अभी भी चांस है। तो इंटरेस्टिंग मुकाबले अभी भी होंगे लेकिन टफ होगा, स्पेशली मुल्तान सुल्तान के लिए। ना सिर्फ उन्होंने अपने सारे मैचेस जीतने हैं बल्कि जो बाकी रिजल्ट्स हैं वो भी उनके फेवर में आने चाहिए। साथ साथ हम देख रहे हैं कि लाहौर का कराची का अगर हम देखते हैं दोनों का उनका भी टफ कंपटीशन होगा क्योंकि इन दोनों में से भी मोस्ट लाइकली एक टीम ने ही नीचे जाना है जो अभी तक ये चीज़ें चल रही हैं। तो इंटरेस्टिंग अभी तक ये स्टेज चल रही है और सारी टीमें इन हैं, अभी तक कम्प्लीटली बाहर कोई नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अब पेशावर ज़ल्मी जो नंबर 1 पे मौजूद है, उसके बाद अब कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच जीत के नंबर 2 पर आ गए। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर बात की जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स हमेशा ऐसी टीम रही है जो कि आखिर तक जाते हैं लेकिन टूर्नामेंट नहीं जीते। इस दफ़ा उनकी पोजीशन आपको कैसी लग रही है? देखिए टीम तो उनकी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है लेकिन कल भी वो टॉस जीते और उसके बाद वो मैच जीते हैं। उनका प्रॉब्लम वही है कि वो टॉस हारने के बाद भी मैच जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। ज़ालमी का भी हमने देखा कि चेस करने में वो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। लेकिन लेट्स सी आगे जब मैचेस ऐसे आएंगे नॉकआउट वाले, जब आपको टॉप 4 के मैचेस नज़र आएंगे, प्ले ऑफ नज़र आएंगे, उसके अंदर ये चीज़ आपको बिल्कुल उल्टी भी नज़र आती है कि वहाँ पे चेस करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डिफरेंट एक प्रेशर होता है और एट टाइम्स आप देखेंगे कि बड़े बड़े जितने भी फाइनल्स या सेमीफाइनल्स इवेंट्स के होते हैं, वर्ल्ड कप ले लें, चैम्पियन ट्रॉफी ले लें, उसमें टीमें जो पहले बैटिंग करती हैं वो ज़्यादा जीती हैं क्योंकि प्रेशर पड़ जाता है चेस करते हुए। तो ये सारा एक रिवर्स आपको नज़र आ सकता है लेकिन अभी तक तो यही एक चल रही है कि जो टीम टॉस जीत रही है उसके बाद वो मैच भी जीत। अच्छा, रिवर्स है कि लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के लिए भी हो सकता है क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पर हैं और दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों के 6-6 पॉइंट्स हैं। तो लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का फ्यूचर क्या होगा? क्या वो भी टॉप पर आ सकते हैं या बेचारों को अभी भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी? जी वसीम, देखिए उसमें अगर हम देखते हैं लाहौर कलंदर्स को और कराची को कि कराची डेफिनेटली अपना लास्ट मैच जीती है, उसमें उनकी बेहतर परफॉर्मेंस हमें नज़र आई है। टीम कम्बिनेशन हमें उनका बेहतर एक नज़र आया है। बॉलिंग के अंदर कुछ परफॉर्मेंसेज हमें नज़र आई हैं। इफ्तिखार अहमद के आने से उनकी टीम जो है डिफरेंट टीम नज़र आ रही है, काफ़ी बैलेंस आ रहा है कि वो बॉलिंग में आउट भी कर रहे हैं, बैटिंग में उन्होंने रन किए हैं। लाहौर कलंदर्स थोड़ा सा इंजरीज का इशू उनका चल रहा है, शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हैं जिसकी वजह से बॉलिंग में थोड़ी सी हमें कमी नज़र आ रही है। संदीप के आने से काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनकी बॉलिंग नज़र आ रही है लेकिन यासिर शाह 2 लेग स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। हालांकि स्ट्रैटेजी बुरी नहीं है, ये अटैकिंग ऑप्शन एक बनता है कि आप 2 लेग स्पिनर्स के साथ जाते हैं, दोनों विकेट टेकिंग ऑप्शंस होते हैं। लेकिन यासिर शाह बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल लाइन और लेंथ पे भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनको बॉलिंग लाइनअप में परेशानी होगी लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अगर वापस आ जाते हैं तो बॉलिंग लाइनअप उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बैटिंग के अंदर दे हैवली रिलाइंग ऑन AB डिविलियर्स जो कि अगले मैचेस नहीं खेलेंगे अबू धाबी वाले, तो थोड़ी सी टफ कंडीशंस होंगी यहाँ पे लाहौर के लिए। ठीक है, अब जरा कुछ बात कर लेते हैं PSL के ओवरऑल, क्योंकि आज तो ब्रेक है तो हम भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट डिस्कशन कर लेते हैं। वसीम, अगर PSL की बात की जाए तो हमेशा यही कहा जाता है कि PSL की वजह से बहुत सारा यंग टैलेंट प्रोड्यूस होता है और आपका पॉइंट ये है कि डोमेस्टिक में प्रोड्यूस होता है। बहरहाल चले मैं आपके पॉइंट पे सवाल कर लेती हूँ कि
पॉलिश होता है, खेलने का मौका मिलता है, एक्सपोजर मिलता है। इस दफा की पीएसएल में बहुत सारे लोग हमें देखने को मिले हैं कि जो कि यंग भी हैं, डोमेस्टिक से आए हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। आपने कौन कौन से इमर्जिंग प्लेयर्स, लेकिन उसमें जो रमशा डिफरेंस हमें नजर आ रहा है कि पहले तीनों एडिशंस में हमने देखा था कि हमें कुछ बैट्समैन मिले, चाहे आप आसिफ की बात करें, हुसैन तलत की बात करें, साजादा फरहान की आप बात करें, बैटिंग के अंदर आपको ये प्लेयर्स मिले थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा हमें कुछ स्पिनर्स वहाँ से मिले, मोहम्मद असगर की आप बात करें, शादाब खान की बात करें, कि ये हाईलाइट हुए थे पहले 3 एडिशंस के बाद। एक जो एरिया मिसिंग था, फास्ट बॉलर्स हमें नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस एडिशन में हमने देखा है कि काफ़ी हमें 4 से 5 फास्ट बॉलर्स ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो फ्यूचर हैं पाकिस्तान का। एक जो चीज़ मिसिंग थी वो मिसिंग थी पेस, और आपको वो पेस नज़र आ रही है। चाहे आप मोहम्मद हसनैन की बात करें, कोयटा ग्लैडिएटर्स से वो खेल रहे हैं, 150 प्लस जो उन्होंने बॉलिंग की है, वो आपको फीचर एक नज़र आ रहा है। टॉल हैं, हाइट अच्छी है उनकी, बिल्ट उनकी स्ट्रॉन्ग है, एक्शन उनका ज़बरदस्त है, उसके बाद पेस है, तो ब्राइट फ्यूचर है उनका मोहम्मद हसनैन की अगर हम बात करते हैं। उसके अलावा हारिस रऊफ हमारे पास हैं, और उसके अलावा मोहम्मद मूसा हैं, मोहम्मद इलियास हैं जो बॉलिंग में अच्छी है। बिल्कुल हारिस का अक्सर हम जिक्र कर चुके हैं, हारिस रऊफ का, कि उनका भी फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट है। स्पेशली अगर हम देखते हैं कि वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, लिमिटेड ओवर्स के अंदर वो लीथल वेपन हो सकते हैं, कि जिस तरह उनका एक्शन है, उसके बाद यॉर्कर्स के ऊपर जिनको उनका कंट्रोल है, बाउंसर वो तेज़ कर लेते हैं। हसनैन की जहाँ तक बात है, वो लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है, फास्ट बॉलर है, अच्छी लेंथ के ऊपर बॉल करता है, तो वो टेस्ट क्रिकेट का एक ज़बरदस्त बॉलर बन सकता है। मूसा की आपने बात की, वंस अगेन अंडर 19 की प्रोडक्ट है, इस्लामाबाद से वो खेल के आए थे, अभी पाकिस्तान अंडर 19 भी खेले हुए हैं, उनका भी ज़बरदस्त एक्शन है, स्किडी है, पेस है उनके पास भी, तो वो भी लंबी क्रिकेट के अच्छे एक फास्ट बॉलर बन सकते हैं। अलियास के हमने देखा कि उनके अंदर भी पेस मौजूद है, एक्शन भी उनका अच्छा है, तो ये टैलेंट आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अली शफीक ने, तो इंजरी का शिकार हो गए थे, लेकिन जब वो पहला मैच ही खेले थे मुल्तान सुल्तान से, तो उसमें वो मैन ऑफ द मैच हुए थे, और डोमेस्टिक में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी हुई है। तो वो भी जहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस होंगी फेवरेबल बॉलर्स के लिए, तो इस वन ऑफ दोज को आप थोड़ा सा कंपेयर इसको कर सकते हैं कि उस कैटेगरी में आएगा कि जिस टाइप के बॉलर आपको मोहम्मद अब्बास नज़र आते हैं, उनको सक्सेस मिली है, तो अली शफीक उस कैटेगरी में आ सकते हैं। उसके अलावा एक और बॉलर है जो कि अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हुए, पार्ट नहीं बन सके इस PSL का, वो है नसीम शाह। डोमेस्टिक में उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो भी तेज़ बॉलिंग करते हैं, फर्स्ट क्लास में उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, तो काफ़ी हमें ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है फास्ट बॉलर्स का। इत्तिसाम शेख को आप भूल गए यहाँ पर डिस्कस करना। बिल्कुल, फास्ट बॉलर्स में हमने देखा कि ये 4-5 नाम आपको नजर आए, लेकिन स्पिनर्स में डेफिनेटली लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की अगर हम बात करते हैं, तो थोड़ी सी हमें किल्लत उस चीज़ की भी नज़र आ रही है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी एकदम आने बंद हो गए थे, या फिर हम खिला नहीं रही थे। टेस्ट मैचेस के अंदर हम लेग स्पिनर के साथ जा रहे थे सिर्फ, के साथ मैंने ऑफ स्पिनर खिलाया और लेफ्ट आर्म स्पिनर मिसिंग नजर आया था। लेकिन उमर खान जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं अगेंस्ट द बिग प्लेयर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स के विकेट ले रहे हैं। लेग स्पिन में अगर हम देखते हैं तो इत्तिसाम शेख ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। लास्ट ईयर तो हमने देखा था कि वो छोटे से बच्चे नजर आते थे, अनेक पैनी, लेकिन इस दफ़ा ग्रोन अप वो नज़र आ रहे हैं, ज़रा तगड़े होके आए हुए हैं, बॉलिंग भी वो अच्छी कर रहे हैं। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन जो कंसर्न होगा बैटिंग कि इस दफ़ा हमें बैटिंग में कोई नया टैलेंट उस तरह का देखने में नहीं आया है T20 क्रिकेट के लिहाज से। तो लेट्स सी आने वाले मैचेस में लड़के कोई स्टेप अप करेंगे, बैटिंग के अंदर भी उस तरह के टैलेंट नजर आएंगे, लेकिन फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट ज़बरदस्त जा रहा है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है, क्या है वसीम, कि हम जब भी देखते हैं, हम ओवरऑल अपने क्रिकेट स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट की बात करते हैं, तो हमारे पास हमेशा बॉलर्स हम हर दौर में अच्छे रहे, बड़े बड़े बॉलर्स हमने पाकिस्तान में प्रोड्यूस किए, लेकिन बैट्समैन की अगर बात की जाए तो हमेशा पाकिस्तानी टीम को बैट्समैन से मसला रहता है। अभी भी आप वही बात कर रहे हैं कि हमें वो की प्लेयर्स या उस तरह से इमर्जिंग टैलेंट नजर नहीं आ रहा है इन द बैटिंग लाइनअप। देखिए अभी सिर्फ बात हो रही है PSL की, और PSL के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर रहते हुए कि मैं बैट्समैन उस तरह के नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे डोमेस्टिक क्रिकेट उठा के देखें तो बड़े बड़े आपको परफॉर्मर्स नजर आएंगे। मसला रहता है नहीं, मसला उन्होंने खुद क्रिएट किया हुआ है। डोमेस्टिक क्रिकेट के अगर परफॉर्मर्स को आप टीम में लेके आएंगे, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में जो लड़के फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं, तो आपके ये मसाइल भी हल हो सकते हैं। तो टैलेंट बैटिंग के अंदर भी मौजूद है, लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग थी, पेस की कमी नजर आ रही थी, तो वो भी हमें अब नजर आ रहा है कि जो यंग लड़के हैं इनका ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन अब इनको अब ट्रीट कैसे किया जाता है, इनके ऊपर ज़्यादा कोचिंग तो नहीं की जाती, क्योंकि कई बॉलर्स को हमने तबाह किया उनकी कोचिंग करके, उनका एक्शन चेंज करके, उनकी पेस भी चली गई, उनकी एक्यूरेसी भी चली गई। आई होप कि इनका ख्याल रखा जाएगा, राइट मूवमेंट इनको खिलाया भी जाएगा, और साथ साथ ओवर कोच नहीं किया जाएगा इनको। जिस तरह से इमर्जिंग प्लेयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको सही तरीके से खिलाया भी जाए और प्रोड्यूस भी किया जाएगा, और उनको और मजीद पॉलिश करके चांस भी दिया जाएगा। तो ये वसीम कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम के लिए भी बहुत बेहतरी हो सकती है।
हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे खेल दीवानों का में तो बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो कल मैच हुआ और कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान जो मैच हुआ उस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक इन HBL PSL खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे विद अस। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। चल ज़ल्मी के मैच में लाऊं। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू। वेलकम बैक इन HBL PSL खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। बात इससे पहले कि हम करें कि कल जो मैचेस हुए कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं वसीम, और वो सबसे पहले तो इस पर बात करते हैं कि एहसान मानी ने जो स्टेटमेंट दिया और प्रेसर की उन्होंने उसमें कहा है कि जितने भी प्लेयर्स ने कमिट किया है वो पाकिस्तान आएंगे और जो पाकिस्तान में मैचेस होने हैं वो होंगे उसी तरीके से, तो शेड्यूल भी चेंज नहीं होगा। तो आप कैसे देखते हैं कि वाकई ऐसा होगा? प्लेयर्स एक्सीलेंट न्यूज़ फॉर PSL फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि अभी तक जिन प्लेयर्स ने कमिटमेंट की हुई थी कि वो पाकिस्तान आएंगे वो उस पर भी कायम है। होपफुली वो पाकिस्तान आएंगे और उसी तरह मैचेस होंगे। शायद उसमें हिंट दिया है एहसान मानी ने कि स्केड्यूल में शायद एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए, फाइनल की डेट आगे पीछे हो जाए, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में मैचेस खेलेंगे और प्लेयर्स भी साथ आएंगे। तो एक्सीलेंट न्यूज़ है कि कुछ खबरें ऐसी चल रही थी कि शायद PSL पे इफेक्ट आएगा, तो अभी तक तो अच्छी खबरें ही सामने आ रही हैं कि जितने प्लेयर्स ने कमिट किया हुआ था वो आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो अभी तक ज़बरदस्त खबरें हैं दुबई। चलो एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिलेंगे यकीनन पाकिस्तान में जब लीग आ जाएगी। उसके अलावा अगर PCB के कुछ लोगों की बात करें PSL में इन्वॉल्वमेंट की, तो हम इंजमाम की भी पहले बात कर चुके हैं कि और वो फॉरेन टूर्स में खासे पेश होते हैं, यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में नजर नहीं आते। तो इसी तरह जो इस दफ़ा अब नए अपॉइंटेड MD हैं वो खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं। वसीम खान आपके हम नाम भी हैं और उनकी कुछ शायद जो CEO हैं वो गायब है। सुभान साहब, क्या दोनों के बीच में कोई अदमन है? क्या मसला है कि एक आता है दूसरा जाता है? आई होप नॉट। MD अभी उन्होंने ज्वाइन किया है PCB को। CEO सुभान अहमद वैसे काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन इस दफ़ा PSL के अंदर वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और MD की अगर हम बात करते हैं वसीम खान की, वो पेश नज़र आ रहे हैं आपको, TV शोज़ में भी बैठ रहे हैं, हर जगह वो आपको नज़र आ रहे हैं। बट आई होप कि एज अ टीम जो इकट्ठे काम करेंगे, कि PCB के अंदर जो पहले भी प्रॉब्लम ये थी कि एक लाइन के ऊपर नहीं चलते थे। आपका चेयरमैन एक लाइन पर चल रहा है, डायरेक्टर्स एक लाइन पर चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो एहसान मानी के लिए यही होगा कि MD और बाकी जो उनकी टीम है वो एक ही डायरेक्शन में चलें। तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा था कि सुभान अहमद ने शायद एक्सेप्ट नहीं किया है दिल से MD वसीम खान को। उनका ये भी कहना था कि वो तो इंग्लैंड से उठ के आ गए हैं, उनको आइडिया नहीं है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो हालात को नहीं समझते। बट लेट्स सी, वसीम खान की भी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि उनका फोकस है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर होगा PSL के ख़त्म होने के बाद, कि क्या स्ट्रक्चर वो लेके आएंगे। और वो कह रहे हैं कि इसमें क्रिकेटर्स को भी इन्वॉल्व करें। तो लेट्स सी कि किस डायरेक्शन में PCB जाता है। चलें, वो PCB की तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि अब ज़रा 2 दिन का वो टाइम मिल गया, तो ज़रा मैं आपसे और भी चीज़ें कुरेद के पूछती रहूँगी, खबरें लाती रहूँगी। अब मैचेस पर आ जाते हैं वापस। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी जो मैच खेला गया कल, उसमें पेशावर ज़ल्मी जीत गया। और जो कल मैच हुआ एक्साइटिंग, उसमें सबसे पहले अगर इस्लामाबाद की बैटिंग की बात करें तो ओवरऑल आपको कैसी लगी? देखिए, अगर आप उस मैच की अगर हम बात करते हैं और बैटिंग की बात करते हैं, तो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल, एक चीज़ जो नज़र आ रही है, अक्सर हम बात करते हैं टॉस जीतो मैच जीतो, उसके बाद अगर लास्ट बॉल आ रही है और उसके ऊपर आपको 4 रन चाहिए, 3 रन चाहिए, 5 रन चाहिए, छक्का चाहिए, चौका चाहिए, वो लगेगा। आपको कलंदर्स के 2 मैचों में नज़र आया, एक में उन्होंने छक्का मारा आखिरी बॉल पे, दूसरे मैच में आखिरी बॉल पे छक्का वो खा गए। और कल भी जो बाउंड्री हमें नज़र आई, तो एक्साइटिंग गेम हमें नज़र आई T20 की, वन ऑफ द बेस्ट आप इस गेम को भी कह सकते हैं कि ज़बरदस्त दोनों टीमें थी। लेकिन अगर आपने बैटिंग की जहाँ बात की है कि स्टार्ट उनको अच्छा मिला, ठीक है, हालांकि रोंकी कल थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद हमें नज़र आया कि जिस तरह की डेलपोर्ट 71 रन बनाए, इतनी अच्छी वो बैटिंग इस मैचों से पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन कल उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की है। उसके बाद हमें कुछ परफॉर्मेंसेस नज़र आए, चाहे आप सॉल्ट की बात करें या आसिफ अली के कुछ छक्कों की बात करें, लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग नज़र आई, वो जो मैंने कल भी बात की थी, स्ट्रॉन्ग फिनिश की, क्योंकि 190 से 200 रन कल भी बनते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन आखिरी 5 विकेटें हम देखते हैं, शायद वो 20 से 25 रन के अंदर आखिरी 5 विकेटें गिर गई हैं। उसमें जो कमी एक नज़र आई हमें, मैं भी समीत पटेल को
को कल नहीं खिलाया गया है कि वो मिडिल ऑर्डर में आके थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाते थे। एक फ़हीम अशरफ ही थे कि अगर वो वहाँ पे हिट उनकी लग जाती तो शायद स्ट्रॉन्ग फिनिश होती, लेकिन वो भी जल्दी आउट हुए, जिसकी वजह से फिर रन्स आपको कम लगे। तो ओवरऑल देखते हैं तो आपको एक अच्छी एफर्ट नजर आई, लेकिन इससे ये बेहतर भी हो सकती थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। चलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जो चौके छक्के लगाए गए उस पर नजर डालते हैं। प्रेजेंटेड बाय कैडबरी है वो लोग। ज़्यादा बाउंड्री जो आपको नज़र आई हैं वो पहले हिस्से में ही नज़र आई थी, क्योंकि आखिर में ज़बरदस्त कम बैक किया था पेशावर ज़ालमी के बॉलर्स ने कि आखिर में जहाँ पे इनको रन्स बनाने चाहिए थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैनों को तेज़ रन्स बनाने चाहिए थे, वहाँ पे उन्होंने विकेटें ली और उनको रन्स नहीं बनाने दिए। तो क्रेडिट जाता है ज़ालमी के बॉलर्स को जिस तरह उन्होंने कम बैक किया है। पेशावर ज़ालमी की जो बॉलिंग है ओवरऑल वो कैसी लगी? हसन अली ने 2 विकेट्स ली, वहाब ने 2 विकेट्स ली और उमैद आसिफ कल कोई खासी विकेट। देखिए, अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, पिछले मैच में हमने देखा कि ज़ालमी के मैच वो जीत गए थे, लेकिन उसके अंदर वेरी एक्सपेंसिव रहे थे, चाहे आप हसन अली की बात करें या फिर वहाब रियाज की बात करें। लेकिन इस मैच के अंदर उन्होंने अपनी क्लास शो की, कैरेक्टर शो किया कि बड़े मैच के अंदर उन्होंने स्ट्रॉन्ग कम बैक किया। चाहे आप हसन अली की बात करें, वहाब रियाज की बात करें, अपने अपने स्टाइल में कल वो वापस आए, रन्स भी नहीं दिए कि विकेट्स भी हासिल की हैं, तो दोनों को क्रेडिट जाता है। और उसमें उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं डेरेन सैमी ने जिसने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया कि जिस तरह वो यूज़ कर रहे हैं वहाब रियाज को, की मूवमेंट पर उनको लेके आते हैं। हसन अली के 2 ओवर शुरू में कराते हैं, उसके बाद आखिर में उनको लेके आते हैं, तो क्रेडिट जाता है इन दोनों बॉलर्स को कि दे वर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर कि पिछले मैच में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई थी, लेकिन दोनों ने स्ट्रॉन्ग कम बैक किया है। लेकिन साथ साथ अगर हम देखते हैं परफॉर्मेंस इख्तिसाम शेख की भी, जिन्होंने रॉन्की की विकेट हासिल की थी, तो वो ही स्टेपिंग अप ऑल्सो। तो एक डिपार्टमेंट जो थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा था ज़ालमी का कि स्पिन में वो कर रहे थे थोड़ी सी स्ट्रगल, वो भी आपको नज़र आ रहा है कि कम बैक किया। चलिए आप सैमी की बात करें कि वो अच्छे तरीके से अपने जो भी टीम प्लेयर्स उनको यूटिलाइज करें, तो क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कैप्टन चेंज हुए हैं उसकी वजह से वो अब कहीं भुगत तो नहीं रहे? उस पर भी मैं आपका सवाल का जवाब लूंगी आफ्टर दिस ब्रेक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे विद अस। बाजीगर कहलाएगा जो हार को जीत बनाए, ये है वो गेम मेरे दोस्त जो दिलों को जोड़े हैं। वेलकम बैक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। बात हम कर रहे हैं कल के एक्साइटिंग मैच की, इस्लामाबाद यूनाइटेड और वर्सेस पेशावर ज़ालमी हुआ। पेशावर ज़ालमी मैच जीत गए। बैटिंग लाइनअप अगर उनकी बात की जाए तो ओपनिंग में आपको ओपनिंग इतनी पसंद नहीं आई थी उनकी? क्या कर रहे थे आप? कह रहे हैं कि बड़ी अच्छा स्टार्ट दिया, मुझे तो नहीं लग रहा कि देखिए दोनों ओपनर्स की अगर हम बात करते हैं, कामरान अकमल की बात करें, एंड्रे फ्लेचर की अगर हम बात करते हैं, दोनों ने बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन एक क्विक स्टार्ट दिया। पहले 3 ओवर में ही 30 से ज़्यादा रन बन चुके थे, तो एक मोमेंटम अपनी टीम को उन्होंने दे दिया। कल जैसे कामरान अकमल ने स्टार्ट किया, चौका सामने उन्होंने लगाया, उसके बाद स्वीप शॉट खेली, एक छक्का भी लगाया, लग रहा था कि कामरान अकमल वापस आ गए, लेकिन उसके बाद फिर वो आउट हो गए हैं, फ्लेचर भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन एक मौके पे लग रहा था कि शायद ये मैच आज का ना वो चेंज हो जाएगी, टॉस वाली मैच भी चेंज होगी आज और डिफेंड करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आप देखते हैं तो काफ़ी विकेटें गिर चुकी थी यहाँ पे। अगर हम देखते हैं पेशावर ज़ालमी की, एक ही बंदा था जिस पे हम बात करते हैं कि जब वो मौजूद होता है तो 20 की एवरेज हो तो वो भी कर सकता है। अगर हम बात करते हैं कैरन पोलार्ड की, लेकिन वो भी आए कल स्टंप आउट हो गए, ज़बरदस्त बॉल की थी वो वहाँ पे जफ़र गोहर ने, तो वहाँ पे लग रहा था कि 85 रन पे 5 विकेटें गिर चुकी हैं, नो चांस। लेकिन उसके बाद फिर जो कैरेक्टर शो किया हमें लियम डॉसन ने, और उसके बाद फिर जो आए उनके कैप्टन, जब बात करते हैं वो एक टांग से ही खेलते हैं, कल भी एक टांग पे ही खेल के उन्होंने अपनी टीम को मैच जिता दिया। तो ज़बरदस्त वो पार्टनरशिप हमें नज़र आया। लियम डॉसन का हमें एक डिफरेंट रूप हमें नज़र आया कि नॉर्मली वो अलोन द ग्राउंड ज़्यादा खेलते हैं, बड़ी हिट नहीं लगाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कल उन्होंने छक्के भी लगाए, जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेले, उनकी जो कैलकुलेशंस थी दैट वाज द की कि कौन सा बॉलर आएगा, किस तरह उन्होंने टारगेट करना है उसको, और रन रेट को कंट्रोल में रखा। उनको पता था कि 11-12 की एवरेज यहाँ पे इशू नहीं होगा अगर आप सेट हो चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी उनको हेल्प हुई, बात फिर मैं वही कहूँगा एक टांग के ऊपर, जब डेरेन सैमी आए वहाँ पे शुरू में थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन उनके बाद क्लीन हिटिंग हमें नजर आई डेरेन सैमी के भी जानिब से। लेकिन थोड़े से टैक्टिक्स में कहूँगा कि बेहतर हो सकते थे, सैमी से दूर बॉल किया जाता, नोइंग कि उसको इंजरी है, रीच करने में उसको प्रॉब्लम होगी, या उसकी टांगों को यहाँ पे स्ट्रेटर लाइन के ऊपर बॉल की जाती, उसके जोन के अंदर भी काफ़ी बॉलिंग की गई। लेकिन कहा जाता है लियम डॉसन को
कि कल जिस तरह उसने मैच जिताया तो कल की जो कैरन पोलार्ड हमें नजर आए वो लियम डॉसन थे। अच्छा, वाह जबरदस्त। कामरान अकमल को ओवरऑल अगर बात की जाए पिछली PSLs में तो खासी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देते रहे। इस दफ़ा वैसी परफॉर्मेंसेस पिछले कुछ मैचेस में हमें नजर नहीं आई है, लेकिन बहरहाल उनके 1000 रन जो है वो अब तक की PSL में हो गए, एक रिकॉर्ड उनका बन गया है। क्या वजह है कामरान जो है उस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे? जैसे देखिए स्टार्ट उनका इतना बुरा नहीं था, 149 की इनिंग्स भी खेली थी अर्ली ऑन, हमने देखा था शुरू के मैचेस के अंदर भी। उसके बाद थोड़ा सा अपनी टाइमिंग से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपको और कंसिडर करनी होगी, आई नो हिम पर्सनली कि ही वाज वेरी डिस्टर्ब कि रिसेंटली उसकी मदर का इंतकाल हुआ था, तो वो चीज़ भी शायद उसके जहन में होगी, अभी तक ओवरकम वो नहीं कर पाया, इमोशनल है। लेकिन कल हमें नज़र आया कि वो आ रहा है वापस। कल उसने हल्की सी एक झलकी दिखा दी है कि अगले मैचेस के अंदर आपको कामरान अकमल की बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आएगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो शायद ओपनर्स ने अपना काम कर दिया था कि शुरू में 10 की एवरेज से खेल के उन्होंने मोमेंटम अपनी इनिंग्स को दे दिया था। चले, मोमेंटम मिल गया था। बहरहाल जिस तरीके की बैटिंग की गई है और जो चौके छक्के लगाए गए हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, उस पर नजर डालते हैं। प्रेजेंटेड बाय कैडबरी। अगर बाउंड्रीज की बात करते हैं रमशा, हम यहाँ पे अगर ज़ालमी जो शॉट्स खेली हैं बैट्समैनों ने, पावर तो उसमें नज़र आई कि डाउन द ग्राउंड अच्छे स्ट्रोक्स लगाए हैं, लेकिन बाकी बैट्समैनों को अगर आप देखते हैं तो फुटवर्क भी काफ़ी हमें अच्छा नज़र आया, इनोवेशंस हमें नज़र आई, स्कूप शॉट्स खेले गए, उतर के ऑफ स्टंप पे रूम बनाया गया, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया गया। इमामुल्लाह की बात करते हैं, 2 स्ट्रोक्स में लगाए, डीप इन द क्रीज गए, उसके बाद बॉल को पुल किया। तो की इज़ द फुटवर्क ऑफ द ज़ालमी बैट्समैन। लेकिन जो आखिरी बॉल पे डॉक्टर ने चौका लगाया है वो टर्निंग पॉइंट था मैच के लिए पेशावर ज़ल्मी के लिए, या आप टर्निंग पॉइंट जो मैच का था दैट वाज द ओवर, दिस ओवर फ्रॉम फ़हीम अशरफ। अगर हम देखते हैं 27 रन उन्होंने यहाँ पे बनाए, क्योंकि उस मौके पे 85 रन पे 5 विकेटें गिर चुकी थी और दूर तक नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था पेशावर ज़ालमी का, क्योंकि उन 5 विकेटों में पोलार्ड की विकेट भी शामिल थी। लेकिन ये ओवर यहाँ पे टारगेट उन्होंने मिस किए अपने। यहाँ पे अगर हम फ़हीम अशरफ की बात करते हैं, 9 बॉल उन्होंने की, वो जो वेस्ट हाई से ऊपर थी उसके ऊपर उनको छक्का भी लगा। तो 27 रन जब एक ओवर में पड़ जाते हैं आपको, तो एकदम से आप मैच के अंदर वापस आ जाते हैं, विकेटें भी आपको फिर 5 ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड लॉस्ट द मैच फ्रॉम देयर। हालांकि नॉर्मली हम देखते हैं फ़हीम अशरफ बड़े एक्यूरेट बॉलर नज़र आते हैं हमें T20 की टॉप रैंकिंग में, बल्कि कल जो नई रैंकिंग आई है उसमें भी शायद 9वें नंबर पे अभी तक ओनली जो फास्ट बॉलर्स हैं वो फ़हीम अशरफ ही मौजूद है वहाँ पे। लेकिन बैड डे था उनके लिए कि कल तो इसका मतलब जो कैप्टन की तरफ से सही यूज़ नहीं किया गया, या वो क्या नहीं हुआ? प्रेशर था, थोड़ा सा विकेट लेने के एक्स्ट्रा उन्होंने एफर्ट की और वहाँ पे जो प्रॉब्लम आई, क्योंकि जो एक डिफरेंस और मेजर नज़र आया ज़ालमी और हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, कि अगर आप देखते हैं एक्स्ट्राज 23 एक्स्ट्राज दिए थे यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, आखिर में वही डिफरेंस नज़र आया हमें। ठीक है, हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नेक्स्ट मैच की बात करेंगे, मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स जो मैच हुआ उसकी बात करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक इन HBL PSL खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे विद अस। और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का, चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा खेल है दीवानों का। वेलकम बैक इन HBL PSL खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। बात करेंगे दूसरे मैच की, मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स जो मैच खेला गया। लेकिन उससे पहले एक जो सवाल मैं पूछना चाह रही थी वसीम आपसे, वो ये कि टर्निंग पॉइंट्स की हम कुछ जरा बात कर रहे थे। वो जो लास्ट बॉल पे बॉलर्स के साथ हो रहा है कि खूब मार पड़ती है, कभी छक्का लगा रहे हैं, कभी सरफराज, कभी विसी, और कल भी हमने देखा कि डॉसन ने जो चौका मारा मैच जीत लिया। देखिए क्यों नहीं रोक पा रहे? सबसे ज्यादा जो प्रेशर का टाइम होता है बॉलर के ऊपर, ऑब्वियसली T20 क्रिकेट के अंदर हर बॉल का प्रेशर होता है, स्पेशली बॉलर के ऊपर, लेकिन लास्ट बॉल पे जब मैच डिसाइड होना है तो उस प्रेशर का तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकती। अब वहाँ पे अगर आप देखते हैं कि तीनों बॉल अगर हम देखते हैं, चाहे आप विसे ने जो छक्का मारा या जो छक्का खाया या फिर मोहम्मद समी ने जो कल बॉल किया, उसमें रिकमेंड एक ही बॉल किया जाता है कि आपने यॉर्कर करना है, और यॉर्कर लेंथ से ही मुश्किल है कि बड़ी हिट ना लगे, यहाँ से बैट को बॉल लगेगा अभी तो सिंगल बनेगा या 2 रन बनेंगे, बाउंड्री के बाहर बॉल नहीं जाएगा। लेकिन अब इसमें जो चीज़ समझने वाली है कि जो मार्जिन ऑफ एरर की हम जो बात करते हैं ना, दैट इज़ वेरी लिटिल, कि ये यॉर्कर लेंथ है आपकी, यहाँ पे बॉल गिरना चाहिए। अगर बॉल 1 फुट पीछे गिर गया, जैसा कि कल हमने देखा समी के शॉट के अंदर, अगर आप वो देख सकें कि थोड़ा सा उन्होंने अपना यॉर्कर लेंथ मिस की, लेंथ बॉल मिला और वहाँ पे वो सामने हिट लगी। और उसके बाद हमने विसे वाला बॉल देखा, उन्होंने यॉर्कर करने की कोशिश की यहाँ पे, लेकिन फुल टॉस हुई और उसका फ़ायदा उठाया सरफराज अहमद ने, तो काफ़ी मुश्किल होता है। कल भी हमने देखा कि मोहम्मद समी यॉर्कर करने ही गए थे, आइडिया वाज राइट, लेकिन ही जस्ट मिस्ड इट बाय अ बिट और वो बॉल बैट के ऊपर आया
और वो चौका लगा। चले हम नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं। मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, और कोयटा ग्लैडिएटर्स यकीनन ये मैच जीत गया। मुल्तान सुल्तानी मैच आ गया। क्या टारगेट बड़ा नहीं सेट कर पाए, ये वजह रही या और कोई नई बात कर रहे हैं आप? क्या बात करूं बेचारों के साथ। मुल्तान सुल्तान जब देखो हार जाते, और मसला यही है कि जिस तरह मैनेजमेंट उनकी नहीं है कि सारे प्लेयर्स भी पहले दफा खेल रहे हैं। आपको उस तरह अभी तक नजर नहीं आ सका। अब तो PSL उनके लिए तकरीबन खत्म होने चली, 8 मैचेस वो खेल चुके हैं। लेकिन कल सबसे बड़ा जो फैक्टर था इम्पोर्टेंट फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स, टॉस वो जीतते हैं, वो मैच जीत जाते हैं। कल वो अपने कंफर्ट जोन में वापस आए। उनकी पहले हमें फिर देखा जब बॉलिंग आती है दे आर मोर देन हैप्पी। उसमें उनके बॉलर जान भी अच्छी मारते हैं और बैट्समैनों का भी कॉन्फिडेंस लेवल उनका डिफरेंट होता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको देखना होगा कि किस मेंटालिटी के साथ कल मुल्तान सुल्तान ने बैटिंग की है। जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, शुरू में एक आध बैट्समैन को अगर हम देखते हैं, शायद चार्ल्स ने दोबारा उन्हें थोड़ा सा शुरू में अच्छा आगाज़ दिया था, लेकिन बाकी जितने बैट्समैन थे वो T20 नहीं, शायद वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। 120 के लिए खेल रहे थे, तो 120 रन ही बनेंगे ना वहाँ पे। कुछ तोपे तो नहीं चल रही थी वहाँ पे, पिच भी इतना बुरा नहीं था। अगले मैच में उन्होंने देखा हाई स्कोरिंग मैच ही हुआ है, तो खुद उन्होंने मुश्किल हालात अपने लिए किए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल आया है, आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रही है कि वो एक टीम नज़र नहीं आ रही है। डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं उसमें, लेकिन वो आपको एज ए टीम परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी चल रही है। ऑन द फील्ड भी और ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो भी इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। आफरीदी उनके पास है, और फिर कहते हैं कि आफरीदी जब आते हैं तो जी बूम बूम कर देते हैं और स्कोर कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। बड़े जमाने हो गए। नहीं, बूम बूम भी क्या करें, एक मैच में बूम बूम आउट करता है, अगले मैच में उसको 1 ओवर देते हैं। कल फिर उसने 2 विकेटें हासिल की हैं, तो उसको ट्रीट भी कोई अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है। बैटिंग में भी उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन अगर आप ओवरसीज प्लेयर्स भी देखते हैं, एक जेम्स विंस ऐसे हैं, 1-2 इनिंग्स उन्होंने खेली कि नजर आई कि वो मैच जिता सकते हैं। लेकिन बाकी जितनी उनकी आप ओवरसीज प्लेयर, फॉरेन प्लेयर्स देखते हैं, तो आप देखते हैं यार ये इनको मैच जिता सकते हैं। तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार शायद जिन्होंने पहले कहीं जिताए हुए मैचेस इनको जिताएंगे आगे। ठीक है, मुल्तान सुल्तान की हम बात करें तो मुल्तान सुल्तान के जो चौके छक्के उस पर नजर डालते हैं। गो के इतने छक्के तो नहीं लगे, लेकिन बहरहाल जो चौके थे वो खासे लगे। जल्दी वापस आ जाएंगे। ना जल्दी वापस आ जाएंगे। गुड। चले जी, तो बड़े जबरदस्त हम देख रहे हैं कि कुछ ही थे लेकिन अच्छे थे। बहरहाल बॉलिंग को भी जाता है। अगर आप देखते हैं कोयटा की बॉलिंग को देखते हैं, सोहेल तनवीर वंस अगेन हमें नए बॉल के साथ जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। उसके बाद नवाज ने विकेटें हासिल की हैं। लेकिन उसके बाद जो एक एंट्री हुई है PSL के अंदर, एक और बड़ा नाम आया PSL के लिए, एक जबरदस्त खबर कि ड्वेन ब्रावो ने आके ज्वाइन किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स को, और आते ही उन्होंने अपनी एक धमाकेदार एंट्री दी है। चाहे आप बॉलिंग की बात करें या बैटिंग की बात करें, बॉलिंग में स्पेशली अगर हम देखते हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनको काफ़ी दफ़ा कहा जाता है कि वो स्पिनर हैं जिनका रनअप बहुत लंबा है, क्योंकि वो आते हैं जिस तरह वो आके स्लो बॉल करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड आप उनका कह सकते हैं। और उनके बाद जो उनकी सेलिब्रेशंस है, उनकी सेलिब्रेशन और उनका स्टाइल भी देख रहे हैं। अब मुझे दिल चाह रहा है मैं ब्रावो को सुनूं, आपको ना सुना है वो लोग। तो बिल्कुल एक और कलर, एक और फ्लेवर PSL के अंदर आपको नजर आएगा, और आने वाले मैचेस में भी इनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि कल बॉलिंग में तो उन्होंने आउट किए लेकिन थोड़ा जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी। तो अब देखते हैं कि चैंपियन की वापसी हुई है PSL में, और चैंपियन क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स को चैंपियन बना पाएंगे और ऐसे ही सेलिब्रेट करेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स या नहीं, ये तो आगे आने वाले मैचेस के बाद ही पता चलेगा। मुझे और वजीम को दीजिए इजाजत फ्रॉम HBL PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। अल्लाह हाफिज। मैदान सजाते तू, ये खेल दीवानों